हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। स्वागत है आपका जेएसएससी एजुकेशन पर। हम लोग जेपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 के सेक्शन एच को कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक से शुरू किया है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज, इन दोनों टॉपिक को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है और बायोडाइवर्सिटी का भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है। तो टोटल 4 वीडियो हो चुके हैं। आप पहले उसे एक बार देख लें, उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक से हमने शुरू किया है सेक्शन एच को, जिसमें कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज, इन दोनों सब टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और बायोडाइवर्सिटी का एक वीडियो हो चुका है। आज इसका पार्ट 2 है और इस पूरे टॉपिक का ये पार्ट 5 है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या कवर किया था वो देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, वैश्विक स्तर पर जैव विविधता की क्या स्थिति है और भारत में जैव विविधता की क्या स्थिति है, ये हमने देखा था। साथ में जैव विविधता के तप्त स्थल क्या होते हैं और भारत में जैव विविधता के कौन कौन से तप्त स्थल हैं, मीन्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, और अंत में हम लोगों ने स्थानबद्ध प्रजातियाँ क्या होती है, इसे हमने देखा था। आज हम लोग जैव विविधता के महत्व को देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद जैव विविधता के समक्ष क्या क्या संकट है, क्राइसिस विद बायोडाइवर्सिटी, ये क्या है, इसे देखेंगे। और इस संकट के क्या कारण है, काउजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस, इसे देखेंगे। जैव विविधता का संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहा है, इसे देखेंगे। और इसी के अंतर्गत जैव विविधता पर जो अभिसमय कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी का आयोजन हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे। और इसी में कार्टेजना समझौता, नगोया प्रोटोकॉल और आइची लक्ष्य को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है यह है जैव विविधता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता का क्या महत्व है, इससे पहले हम लोग जानते हैं। तो जैव विविधता क्या है, तो मैंने आपको बताया था ये एक तरह का जैविक घटक जो है, इसे हम लोग जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि वनस्पति, जीव जंतु, इन ये सभी मिल के जो है वो जैव विविधता बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, जिससे विभिन्न जीवों के जीवन के लिए प्राकृतिक और जैविक स्रोत मिलता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि जैव विविधता के ही द्वारा जो विभिन्न जीव हैं अपने जीवन के लिए प्राकृतिक और जैविक स्रोत प्राप्त करते हैं। और जैव विविधता के महत्व को हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं। जैसे इसका कुछ आर्थिक महत्व है, इसका औषधीय महत्व भी है, पर्यावरणीय महत्व है और साथ में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। एक एक कर इस पर बात करते हैं। आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ये सभी चीज़ें हो सकता है कि आपको उतना इम्पोर्टेंट ना लगे, पर यही मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास अभी समय है, तो इसे हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार आपका नोट्स बन जाएगा तो मेंस एग्ज़ाम में आप उसे पलट कर देख लेंगे, तो आपका ये टॉपिक फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। और जो भी पॉइंट आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं आपको बताते चलूँगा, उसे आप कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, इसका आर्थिक महत्व क्या होता है, तो जैसे भोजन, ईंधन, चाय हो, इमारती लकड़ी हो, ये सभी हमें जंगल से प्राप्त होती है। और जंगल क्या है, एक जैव विविधता ही है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों की प्राप्ति हमें जैव विविधता के कारण ही मिल पाता है। और जो औद्योगिक इकाई है उसका भी कच्चा माल जो होता है उसकी भी आपूर्ति हमें जैव विविधता के फलस्वरूप ही मिलती है। इसके साथ जैव विविधता का जो उपयोग है उसको कृषि पैदावार को बढ़ाने में और साथ में रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों के विकास में भी होता है। जैसे कि पहले हरित क्रांति के समय गेहूं की एक बौनी किस्म का विकास किया गया था गेहूं के पैदावार को बढ़ाने के लिए। और इस गेहूं की बौनी किस्म जो है जापान के ही गेहूं की एक अलग प्रजाति थी, नारिन 10, इसकी मदद से की गई थी। तो ये जैव विविधता के ही कारण ये संभव हो पाया था कि हम लोग गेहूं के एक अन्य किस्म को हम लोग बना पाए थे। और इस किस्म को बनाने से हमें जो फ़ायदा हुआ था, इसके पैदावार को बढ़ाने में हमें मदद मिली थी। तो इस तरह से जैव विविधता का जो है महत्व इसमें भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसी तरह से धान की बौनी किस्म को हमने ताइवान के धान की ही एक अलग किस्म है DGO रूजेन, इससे हमने बनाया था और इससे धान का जो पैदावार है उसको बढ़ाने में हमें मदद मिला था। इसी तरह धान की एक जंगली प्रजाति है ओराइजा निवेरा, इसका क्या काम है,
ये ग्रासी स्टंट वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। इसका अर्थ है कि जो ग्रासी स्टंट वायरस है, इससे ये जो धान की जंगली प्रजाति है, इस वायरस से ये लड़ सकता है और इस वायरस के चलते इसके पैदावार पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कुछ वर्षों पहले देखा गया था कि जो ये ग्रासी स्टंट वायरस है, इसके कारण एशिया महाद्वीप के लगभग 1.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का जो फसल है वो बर्बाद हो गया था। तो ऐसे में अगर इस तरह के प्रयोग से हम किसी अन्य किस्म को नहीं उगा पाएंगे तो इस महाद्वीप में इतने हेक्टेयर क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो या तो भूखे मर जाएंगे या फिर उन्हें अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर हम लोग किसी अन्य किस्म का विकास करके अगर ऐसे वायरस से हम लोग निपट सकते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो ये भी एक तरह का जैव विविधता का लाभ ही है कि हम लोग धान की ऐसी किस्में या किसी भी फसल की ऐसी किस्मों का हम लोग विकास कर पाते हैं जो कि किसी वायरस से निपटने में हमें मदद करती है। और इस तरह का जो प्रजाति का विकास हुआ था धान का, इसका संग्रहण पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जंगली धान की रोग रोधी और कीट रोधी जो जिन्स है, इसका उपयोग वर्तमान में धान सुधार कार्यक्रम में भी हो रहा है। मीन्स कई जगहों पे देखा गया है अलग अलग क्षेत्रों में जो धान की फसलें हैं उसको कीट या उसमें कई तरह के रोग लग जाते हैं, या तो कीट बर्बाद कर देते हैं या कई तरह के रोग लग जाते हैं। तो इस तरह की घटना ना हो इसके लिए धान सुधार कार्यक्रम चल रहा है और इसमें जंगली धान के जो जिन्स हैं उससे इस तरह की किस्मों को बनाया जा रहा है जो कि रोग रोधी हो और कीट रोधी हो। तो ये जैव विविधता की मदद से ही संभव है। ठीक है। इसी तरह बायोडीजल को बनाने में भी जैव विविधता से काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि अलग अलग जो पौधे हैं जैसे जेट्रोफा, करंज, इन पौधों की मदद से हम लोग आज बायोडीजल बना रहे हैं। अगर ये सभी पौधे विलुप्त हो जाते हैं तो हम लोग फिर बायोडीजल के बारे में शायद ही सोच पाएँ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायोडीजल से काफ़ी हद तक हमें आर्थिक लाभ मिलता है। तो इसका काफ़ी आर्थिक महत्व है। इसमें आप लोग प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से आप लोग ये याद रखेंगे कि बायोडीजल बनाने में किस पौधे का यूज़ किया जाता है। तो जेट्रोफा और करंज। आपको ये पूछा जाएगा कि धान की किस जंगली प्रजाति के द्वारा पूर्व में ग्रासी स्टंट वायरस से निपटने में हमें मदद मिली थी। तो आप लोग ओराइजा निवेरा ये याद रखेंगे। साथ में धान की बोनी किस्म का जो विकास किया गया है वो ताइवान के किस किस्म के धान से किया गया है, तो डी जियोरुजेन से। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला कि हरित क्रांति के समय गेहूं की बोनी किस्म का विकास जापान के गेहूं के किस किस्म से किया गया था, तो नारिन 10 से। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम लोग औषधीय महत्व देखेंगे कि जैव विविधता का औषधीय महत्व क्या है। तो बहुत से पादप कई बीमारियों के इलाज में कारगर हैं। तो कौन कौन से ये पादप हैं और कौन कौन से इलाज में ये कारगर सिद्ध होता है, तो उसे देखते हैं। जैसे मलेरिया के इलाज के लिए सिनकोना पादप के छाल का यूज़ किया जाता है। उसी तरह कैंसर के इलाज के लिए टेक्सस बकाटा वृक्ष की छाल का यूज़ किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए सर्फकंधा का यूज़ किया जाता है। और असाध्य रक्त कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, उसमें हम लोग विनक्रिस्टीन एवं विनब्लास्टीन के पौधे का यूज़ करते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय जैसे पादप का यूज़ करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोविड के समय में भी बहुत से लोग काढ़ा बना के पीते हैं, जिसमें कि हम लोग तुलसी का यूज़ करते हैं या फिर हम लोग गिलोय का भी यूज़ करते हैं, ब्राह्मी, अश्वगंधा का भी यूज़ करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जैव विविधता है उसका काफ़ी औषधीय महत्व है और काफ़ी सारे रोग के इलाज में ये हमें मदद करता है। अब हम लोग पर्यावरणीय महत्व देखते हैं कि जैव विविधता का पर्यावरणीय महत्व क्या है। तो खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल का संरक्षण में हमें जैव विविधता मदद करता है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला में एक प्रजाति दूसरी प्रजाति पर निर्भर करती है, अतः एक प्रजाति के विलुप्त होने पर पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट होने का खतरा रहता है। इसे एक चित्र से समझते हैं। ये खाद्य श्रृंखला है जिसमें कि आप देखें कि ये जो घास या फिर फसल है ये एक तरह का प्रोड्यूसर है। मीन्स ये खाद्य को उत्पन्न करता है सूर्य के प्रकाश की मदद से, वाटर से और मिट्टी से। ये एक उत्पादक की भूमिका निभाता है और इस फसल को ये टिड्डा जो है ये फल खाता है। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर, मीन्स प्राथमिक उपभोक्ता। इसको ग्रास ऊपर कहते हैं। और फिर इस ग्रास ऊपर को, टिड्डे को ये मेढक खा रहा है, तो ये इसका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और इस मेढक को ये सांप खा रहा है, तो ये इसका तृतीय उपभोक्ता हो गया, टर्सरी कंज्यूमर हो गया। और इस सांप को
ये बाज खा रहा है तो ये इसका फाइनल कंज्यूमर हो गया। अगर बाज को कोई और नहीं खा रहा है तो इसका फाइनल कंज्यूमर हो गया। ये बाज के मर जाने के बाद ये जो फंगी कवक वगैरह होते हैं ये इसके अवशिष्ट को जो है डिकम्पोज कर देते हैं और ये डिकम्पोज होने के बाद मिट्टी में मिल जाता है और पुनः इस जो फसल है घास फूस जो है इसको ये प्राप्त हो जाता है। तो ये एक तरह से कहिए कि एक पूरा एक श्रृंखला जो है चैन के तरह ये चलते रहता है। अगर इस चैन में कोई भी एक जो उपभोक्ता है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या विलुप्त हो जाता है तो पूरा खाद्य श्रृंखला टूट जाएगा। जैसे कि इस खाद्य श्रृंखला में आप इस मेढक को विलुप्त कर दें, अगर ये मेढक विलुप्त हो जाता है, इसकी संख्या खत्म हो जाती है, तो इसकी संख्या खत्म होने से तो ये जो टिड्डा है इसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इस जो सांप की संख्या है इसकी संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसकी संख्या कम होने से ये जो बाज है जो कि इस पर निर्भर कर रहा है ये भी विलुप्त होने लगेगा, सांप भी विलुप्त होने लगेगा और टिड्डे की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। और टिड्डे की संख्या बढ़ने से ये जो उत्पाद है, प्रोड्यूस है, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा खत्म होने से इस पे जो और जीव जो निर्भर कर रहे थे उसकी संख्या भी घट जाएगी। तो हम यूँ कहें कि ये पूरा जो खाद्य श्रृंखला है यही प्रभावित हो जाएगा। तो कोई भी एक कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता, अगर इस खाद्य श्रृंखला से ख़त्म होता है तो ये पूरा खाद्य श्रृंखला को ही प्रभावित कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, इसका इम्पोर्टेंस इस खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस तरह से पूरा जो जैव विविधता है इसको बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम लोग खाद्य जाल देखते हैं कि ये खाद्य जाल इस खाद्य श्रृंखला से कैसे रिलेट करता है। एक से ज़्यादा खाद्य श्रृंखला अगर हो तो उसे हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। यहाँ पर ये जो पौधा है ये आपका प्रोड्यूसर है, ये चिड़िया इसका प्राइमरी कंज्यूमर है और इस चिड़िया को ये बाज खा रहा है और ये बाज जब मरेगा तो डिकम्पोज होके कवक वगैरह फंगी की मदद से वो मिट्टी में मिल जाएगा और पुनः वो पौधे को प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक तरह का खाद्य श्रृंखला है। दूसरा, इस पौधे को ये टिड्डा खा रहा है और इस टिड्डे को चिड़िया खा रही है और चिड़िया को फिर ये बाज खा रहा है, तो ये भी एक खाद्य श्रृंखला बना रहा है। उसी तरह इस पौधे को टिड्डा खा रहा है और इस टिड्डा को मेढक खा रहा है, इस मेढक को ये बाज खा रहा है, तो ये तीसरा हो गया। उस तरह चौथा देखें तो इस पौधे को टिड्डा खा रहा है, इस टिड्डा को मेढक खा रहा है और उस मेढक को सांप खा रहा है और सांप को फिर ये बाज खा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखला का ये एक जाल है, इसलिए हम लोग इसे खाद्य जाल कहते हैं। ऐसे खाद्य जाल होने से क्या होता है कि आपका अगर कोई एक खाद्य श्रृंखला प्रभावित होता है तो आपका उस जैव विविधता पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ये मेढक जो है इसको हटा दें, इस मेढक ये खाद्य जाल में नहीं है, ठीक है, इसको अगर हटा दें तो इस टिड्डे को ये चिड़िया खाएगी। तो टिड्डा का जो संख्या है वो जो यहाँ इस खाद्य श्रृंखला में बढ़ रहा था यहाँ पर अब क्या है, बैलेंस बना रहेगा। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि इस चूहा को विलुप्त कर देते हैं कि ये खाद्य जाल में है नहीं, तो चूहा को कौन खा रहा था, सांप खा रहा था, या चूहा किसको खा रहा था, इस पौधे को खा रहा था। तो अब पौधे को खाने के लिए कौन है, टिड्डा रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खाद्य जाल होने से क्या होता है, खाद्य जाल का सिंपल सा अर्थ हुआ कि समृद्ध जैव विविधता, मीन्स ऐसी जैव विविधता जहाँ की बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे अलग अलग पादप हों, तो वहाँ पर कोई एक पादप या कोई एक जीव जंतु अगर उस खाद्य जाल में से हटा भी लिया जाता है तो आपका जैव विविधता पर उतना असर नहीं पड़ता है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा समृद्ध जैव विविधता हो आपका खाद्य श्रृंखला, वो उतना ज़्यादा जो है प्रोटेक्ट रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। तो ये इसका पर्यावरणीय महत्व हो गया, ठीक है। अब पोषक चक्र नियंत्रण में भी आपको जैव विविधता काफ़ी मदद करता है। जैसे कि अगर देखें कि मिट्टी में जो उपस्थित जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, उसकी अगर विविधता हो तो वह मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर पोषक तत्व पुनः पौधों को उपलब्ध कराती है और यह चक्र चलता रहता है। जैसे कि एक फिगर से अगर देखें तो ये पादप है, उत्पादक, इसको जंतु जो है, कोई जीव जंतु ये भी खा रहा है और ये सीधे खुद मर के जो है एक कार्बनिक पदार्थ में बदल जा रहा है और ये जंतु पुनः मर के जो है कार्बनिक पदार्थ में बदल जा रहा है और इस मृत कार्बनिक पदार्थ को सूक्ष्म जीवों द्वारा अवघटित कर लिया जाता है और ये फिर मृत कार्बनिक पदार्थ जो है वो वायु और मृदा में मिल जाता है और पुनः ये पादप को प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कहें कि जो सूक्ष्म जीव है ये आपका इस पोषक चक्र को बनाए रखने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये सूक्ष्म जीव क्या है, जैव विविधता का ही एक अंश है, जैव विविधता का ही एक भाग है। तो इस तरह से जैव विविधता जो है इस पोषक चक्र को बनाए रखने में आपको काफ़ी मदद करता है। अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे तो ये मृत कार्बनिक पदार्थ जो है इसका अपघटन नहीं हो पाएगा और पुनः ये वायु और मृदा में नहीं मिल पाएंगे, जिससे कि ये पुनः पादप को प्राप्त नहीं हो पाएगा, जिससे कि ये पूरा का पूरा पोषक चक्र जो है वो आपका इम्बैलेंस हो जाएगा, वो अनियंत्रित हो जाएगा।
तो इस तरह से जैव विविधता के होने से ये पूरा पोषक चक्र जो होता है वो आपका नियंत्रित रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका पर्यावरणीय महत्व में देखें तो ये पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण में भी मदद करता है। जैसे कि समृद्ध जैव विविधता हो तो प्रदूषण के निस्तारण में भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अगर देखें कि जो कुछ वनस्पति होती है वो प्रदूषक को विघटित व अवशोषित करने की क्षमता रखती है। जैसे कि सदाबहार नामक जो पौधा होता है वो ट्राइनाइट्रोटोलिन जैसे घातक विस्फोट को विघटित करने की क्षमता रखता है। ये एक तरह का विस्फोटक होता है, इसको भी ये जो सदाबहार नामक पौधा होता है ये विघटित कर देता है। तो आप समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस सदाबहार नामक पौधा का। ठीक है, उसी तरह कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो कि औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातुओं को हटाने में मदद करते हैं। जैसे कि स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ऑर्थोबैक्टर विस्कोसस और साइट्रोबैक्टर, ये ऐसी प्रजातियां हैं सूक्ष्मजीव की जो कि भारी धातुओं को भी हटाने की क्षमता रखती है। इसी तरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट को भी हटाने की क्षमता कुछ सूक्ष्मजीव रखते हैं। जैसे कि राइजोपस और राइजस कवक, ये यूरेनियम व थोरियम को भी हटाने की क्षमता रखता है। उसी तरह पेनिसिलियम क्राइसोजीनम ये रेडियम को हटाने की क्षमता रखता है। तो ठीक हम लोग कह सकते हैं कि जो ये सूक्ष्मजीव है ये आपके पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल में करने में काफ़ी आपकी मदद करते हैं। अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, चाहे औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातु को हटाना हो या फिर किसी घातक विस्फोटक को विघटित करना हो, उसमें ये आपकी काफ़ी मदद करते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो आप ये सभी चीज़ों को कर पाने में काफ़ी आपको मुश्किलें होगी। तो इस तरह से जैव विविधता ये काफ़ी मदद करता है आपको पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने में, के निस्तारण में। इसी तरह समृद्ध वनस्पति जैव विविधता जो है वायुमंडल में अधिक ऑक्सीजन को मुक्त कर पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी सहायक होती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि पीपल, बरगद, नीम, एरिका पाम, तुलसी, एलोवेरा ये सभी पौधे वातावरण में, पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो निर्गत करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है वो अधिक होती है, जिससे कि पर्यावरण क्या होता है, शुद्ध रहता है। तो इस तरह से समृद्ध वनस्पति जैव विविधता वायुमंडल में अधिक ऑक्सीजन मुक्त करके पर्यावरण को शुद्ध रखने में सहायक होती है। इसके अलावा पादप जो है वो ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने में मदद करता है। आप देखे होंगे कि कई सारे ऐसे रेसिडेंशियल इलाके होते हैं जहाँ पर काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए होते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण जो है, आवाज़ आपको शोरगुल वो थोड़ा कम होता है। तो वो क्या करता है कि ध्वनि को ये पेड़ पौधे अवशोषित कर लेती है। तो इस तरह से पादप जो है वो ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने में मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व देखेंगे कि इस जैव विविधता का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है। प्राचीन काल से ही सामाजिक जीवन एवं संस्कृति में मनुष्य का पर्यावरण से गहरा संबंध रहा है। आप ये जानते होंगे कि हम लोग बहुत पहले से ही पर्यावरण से काफ़ी निकट रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारी संस्कृति में पीपल, बरगद, आम, केला, तुलसी इत्यादि का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। पीपल वगैरह का पेड़ की पूजा भी की जाती है, बरगद का भी पूजा किया जाता है, केला वगैरह का जो पत्ता है उसे आप पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं, तुलसी वगैरह को जो है आप लोग पूजा में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारी संस्कृति में इन सभी पौधों के काफ़ी जो है महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसीलिए इन सभी पौधों को बचाए रखना और हमारी संस्कृति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से पादप के अलावा कुछ जंतुएं भी हमारी सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि गाय, इसकी हम लोग पूजा करते हैं, हाथी हो, मोर हो, ये सब किसी न किसी देवता के जो है वाहन है। तो इस दृष्टि से भी हम लोग उसको काफ़ी पूजते हैं। हंस हो, चूहा हो। तो इस तरह से सांस्कृतिक जीवन में भी ये जंतुएं और ये पौधे जो हैं वो हमारे जीवन से काफ़ी जुड़ाव रखते हैं। आज भी देश में कई ऐसे वन हैं जो देववन के रूप में जाना जाता है। आप जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे वन हैं जिस वन को हम लोग देववन कहते हैं, और ये माना जाता है कि इस वन में जो है देवता निवास करते हैं। तो इस तरह से ये जैव विविधता जो है एक सांस्कृतिक और जो आध्यात्मिक जीवन होता है हम लोगों का, उस पर भी एक गहरा असर डालता है। आज भी कुछ आदिवासी समाज जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से जो है प्रकृति पर निर्भर है। तो इसका प्रकृति का जो इंटैक्ट रहना, इसका बने रहना इस आदिवासी समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष किस वर्ष को मनाया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, 2010 को। ठीक है, और किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अब हम लोग जैव विविधता के समक्ष क्या क्या संकट है
उस पर बात करते हैं और उसके बाद इस संकट के क्या क्या कारण हैं उसको देखेंगे। वर्तमान में मनुष्य के क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से अनेक पादप एवं जंतु प्रजातियों के विलुप्त होने की दर कई गुना बढ़ गई है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 1600 के बाद विश्व में अब तक लगभग 700 प्रजातियां पादप और जंतु दोनों मिलाकर वो विलुप्त हो चुकी है। तो आप देख पा रहे हो कि 1600 वर्ष के बाद, ईस्वी के बाद, लगभग 700 प्रजातियां जो है पादप और जंतु का वो विलुप्त हो गया है। तो ये कैसे हुआ है? मानवीय क्रियाकलापों के चलते और प्राकृतिक संसाधनों का जो अंधाधुंध दोहन हुआ है उसके चलते। इसी तरह 4000 जंतु की प्रजातियां और लगभग 60,000 वनस्पति प्रजातियां वो विलुप्ति के कगार पर है। मीन्स अब वो अगर इसी तरह का अंधाधुंध दोहन चलता रहा और हम लोगों ने इस जैव विविधता को बचाने के लिए कुछ काम नहीं किया तो ये 4000 जंतु प्रजातियां और 60,000 वनस्पति प्रजातियां ये भी कुछ समय में विलुप्त हो जाएंगी। इसी तरह 75% मछलियों की प्रजातियां विलुप्त होने का खतरा उठा रही है। वर्तमान में हम कृषिगत फसलों की 75% आनुवांशिक विविधता खो चुके हैं। मीन्स जो आनुवांशिक विविधता हम लोगों के पास थी वो हम लोग 75% खो चुके हैं। मतलब हम लोग किसी एक दो फसलों पर ही डिपेंडेंट हो गए हैं और अन्य सभी फसलों की चाहे प्रजाति हो या फिर उस प्रजाति की किस्में हो उसको हम लोग खो चुके हैं। इसका अर्थ है कि जिसका विकास हो चुका था, ये जो प्रजातियां हमें मिली थी उसको भी हम लोग संजो के नहीं रख पाए। भारत में विलुप्त हुई प्रजातियां अगर देखा जाए तो एशियाई चीता, हिमालयन बटेर और गुलाबी सिर वाला बत्तख, पिंक हेडेड डक, ये तीनों जो है प्रजातियां पहले भारत में मिला करती थी पर ये अब जो है वो विलुप्त हो चुकी है। विश्व के किसी और हिस्से में पाई जाती है पर भारत से ये विलुप्त हो चुकी है, पर ये पहले भारत में भी मिला करती थी। ये कैसा दिखता था वो देखते हैं। ये एशियाई चीता है, ये आपका हिमालयन बटेर है और ये आपका गुलाबी सिर वाला बत्तख है। ये किस राज्य में पाई जाती थी वो एक बार आप सर्च करके देख लीजिएगा, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपके एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा भी जा सकता है कि इसमें बताएं कि कौन सी प्रजाति जो है वो भारत में विलुप्त हो चुकी है। आपको 3 ऐसी प्रजाति का नाम दे दिया जाएगा जो अभी पाई जाती है और उसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा हिमालयन बटेर। तो आपका आंसर क्या होगा? हिमालयन बटेर। तो जो मैंने रेड में दिखाया हुआ है उसे आप थोड़ा ध्यान में रखें प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। रेस्ट आप उसे समझने के लिए देखें ताकि मेंस एग्जाम में अगर आपको लिखने के लिए आए कि क्या क्या संकट है तो आप इसे बता पाएँ। आगे हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता के संकट के कारण क्या हैं। तो पहला कारण है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। जो जैव विविधता के प्राकृतिक आवास थे उसका नष्ट होने से काफ़ी सारी प्रजातियां, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, वो काफ़ी संख्या में जो है विलुप्त होती जा रही है। और इसका कारण है बढ़ती जनसंख्या। जैसे जैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, मनुष्य अपने आवास के लिए चाहे कृषि भूमि के लिए वो वनों को काटते जा रहा है और इससे इन सभी प्रजातियों का जो प्राकृतिक आवास है उसका नष्ट हो रहा है। तो ये एक जैव विविधता के लिए संकट का कारण है। दूसरा है प्राकृतिक आवास विखंडन। जो प्राकृतिक आवास जैव विविधता के हुआ करते थे वहाँ पर अब सड़क निर्माण हो रहा है, रेल मार्ग हो रहा है, गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, नहर बनाया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे आपने अभ्यारण्य देखे होंगे, वहाँ पर बीचों बीच जो है वो रेल मार्ग जो है वो गुजरता है। इससे क्या होता है कि जो पशु पक्षी हैं उस रेल मार्ग के रास्ते में आता है और ट्रेन से टकरा के वो मर जाता है। इस तरह से प्राकृतिक आवास का विखंडन हो रहा है और उसमें जब हम लोग इंटरफेयर किए हैं तो इससे वहाँ के जो प्रजाति है, चाहे वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो, उनका विनाश हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से भी काफ़ी जो है संकट पैदा हुई है। ध्रुवीय बर्फ जो है वो पिघल रहा है। उसके पिघलने से क्या हो रहा है कि समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और जो समुद्री जीव जंतु हैं वो उससे प्रभावित हो रहे हैं। और साथ में जब समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तो जो समुद्र से सटे हुए स्थलीय भाग थे वहाँ भी जल का स्तर बढ़ा है और स्थल पर रहने वाले जो जीव जंतु है उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो इस तरह से वहाँ पर भी जैव विविधता पर उसका प्रतिकूल असर पड़ा है। साथ में पर्यावरण प्रदूषण से भी जैव विविधता के समक्ष जो है संकट उत्पन्न हुआ है। जैसे औद्योगिक अपशिष्ट से भूमि व जल के अनेक वनस्पति और जीव का जो है वो विनाश हो रहा है। वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा हो रही है और इस अम्लीय वर्षा के फलस्वरूप क्या हो रहा है, जो सूक्ष्म जीव व वनस्पति थे वो नष्ट हो रहे हैं। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है इससे मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं और मृदा की जो उर्वरता है वो प्रभावित हो रही है। हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए मीन्स कुछ समय के लिए तो रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग करके पैदावार को बढ़ा लेते हैं, पर अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें, अगर हम लोग भविष्य में लंबे समय के लिए देखें तो फिर मृदा जो होती है वो बंजर हो जाती है और उसकी उर्वरता काफ़ी कम हो जाती है।
और ऐसा क्यों होता है? तो मृदा में जो पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव होता है उसका विनाश हो जाता है और इस तरह से जैव विविधता का ह्रास होता है। प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन से भी जो है जैव विविधता का नाश हो रहा है। अगर ये विवेकपूर्ण दोहन हो, मीन्स अगर हम लोग जितना जरूरी हो और जितना हम लोग कर सकते हैं जिससे कि उसके जैव विविधता पे कोई असर ना पड़े, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग अनियंत्रित दोहन कर रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, तो उससे जैव विविधता का क्या हो रहा है? नाश हो रहा है, उसके लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। कृषि एवं वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति मीन्स कुछ उन्नत बीज जो होते हैं उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं अपने पैदावार को बढ़ाने के लिए, और जो अन्य किस्मों होता है वो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका जो है उसका यूज़ नहीं हो पाने के कारण वो विलुप्त होते जा रहे हैं, और कुछ जो किस्म हम लोग उगा रहे हैं बस उसी पर हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं और बस वही जो बीज है वही आपका बचा रह गया है। तो इस तरह से व्यावसायिक प्रवृत्ति के होने से कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के होड़ में हम लोग बहुत सारे किस्मों को जो है भूलते जा रहे हैं। तो ये भी एक जैव विविधता का के समक्ष एक संकट है। अब इसके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं, कौन कौन से उपाय राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं, तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करेंगे और भारत के द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहा है इसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में अगर देखें तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र के अधीन IUCN का जो है गठन किया गया था। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ एक बार आप जाके देख लें कि IUCN क्या है और उसके डिटेल्स जो है वहाँ मैंने आपको बताया है। साथ में IUCN के द्वारा क्या है कि पहली बार रेयर डेटा लिस्ट 1964 में ये प्रकाशित किया गया था। ये रेयर डेटा लिस्ट क्या था? तो इसमें जो संकटग्रस्त प्राणी है उसकी सूची जो दी गई थी और इसको विभिन्न भागों में बांटा गया था। तो ये भी मैं बता चुका हूँ, इससे भी आप देख लें तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि इससे आपको जैव विविधता के संरक्षण में कैसे मदद मिलता है। साथ में 1973 में संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसको हम लोग साइट्स कहते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो संकटग्रस्त प्राणी है उसके जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे एक अभिसमय का आयोजन किया गया था और कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। तो ये भी एक तरह से जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए एक प्रयास था। इसके अलावा 1992 में एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण अभिसमय कन्वेंशन को अपनाया गया जो कानूनी रूप से सदस्य राष्ट्रों पर क्या थे? बाध्यकारी थे। जिसमें कि एक था UNFCCC मरुस्थलीकरण पर UN कन्वेंशन और जैव विविधता पर अभिसमय, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसे आप देख लें। मरुस्थलीकरण पर UN कन्वेंशन ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज हम लोग जैव विविधता पर जो अभिसमय हुआ था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा 2 दस्तावेज एजेंडा 21 और रियो घोषणा, इसको भी प्रस्तुत किया गया था। एजेंडा 21 क्या है? तो इस एजेंडा 21 के तहत ये कहा गया था कि 21वीं सदी में कैसे हम लोग सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करेंगे, ये इसकी बात की गई थी। और रियो घोषणा में 27 सिद्धांत दिए गए थे जिसके के आधार पर पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए उपाय को बताया गया था। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी आप देख लें। आपके जैव विविधता की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बात पृथ्वी शिखर सम्मेलन की हो रही थी तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण अभिसमय और 2 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एजेंडा 21 और रियो घोषणा को दोबारा बताया। अब आगे हम लोग जैव विविधता पर जो अभिसमय हुआ था उस पर बात करेंगे। यह पहला व्यापक वैश्विक समझौता है, ठीक है, जिसमें कि जैव विविधता संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया था। जैव विविधता से संबंधित जितने भी पहलू थे उसको इस अभिसमय में शामिल किया गया था। और इसका सचिवालय जो है या आप मुख्यालय ही कह लें, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है और यह UNEP के अधीन काम करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अधीन ये काम करता है। CBD में, CBD क्या है? तो CBD शॉर्ट फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का। तो CBD में पक्षकार के रूप में विश्व के 196 देश शामिल हैं, जिनमें 171 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। और भारत क्या है? CBD का एक पक्षकार है। इस CBD को पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था और 29 दिसंबर 1993 से इसे लागू किया गया, ठीक है। तो इस डेट को आप याद रखेंगे कि 29 दिसंबर 1993, 29 दिसंबर 1993। इसकी बैठक द्विवार्षिक होती है। मैंने आपको UNFCCC बताया था, तो उसकी बैठक क्या होती थी? हर साल होती थी, पर इसकी बैठक क्या होती है? 2 वर्षों में एक बार होती है। और इसमें UNFCCC के तरह ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जाता है, COP का आयोजन किया जाता है। इसे भी हम लोग आगे देखेंगे। इस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला है जैव विविधता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
दूसरा है जैव तकनीकी एवं इसके घटकों का सतत व सुरक्षित उपयोग। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है और उसके घटक हैं उसका सस्टेनेबल और सेफ यूज, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का युक्ति युक्त वितरण। मीन्स जो भी हमें लाभ मिलेगा आनुवांशिक संसाधन से उसका हमें समान वितरण करना है सभी राष्ट्रों में। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं इस कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के। इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण समझौते किए गए, एक आपका कार्टेजेना समझौता है और दूसरा नगोया समझौता है। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें जो मैंने बताया कि UNFCCC की तरह ही इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया आता है। तो सबसे पहला COP1 जो है 1994 में बहामास में किया गया। तो इस कॉन्फ्रेंस में, इस सम्मेलन में कोई खास बातें निकल कर नहीं आई थी, तो इसीलिए हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा है 1999 और 2000 के बीच में, इसको हम लोग XCOP1 कहते हैं। इस XCOP1 का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1। ये कार्टेजेना कनाडा में हुआ था। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सम्मेलन हुआ था बेसिकली कि 2000 में ऑलरेडी एक सम्मेलन जो पहले से प्रस्तावित था, लेकिन समय को देखते हुए सदस्य राष्ट्रों ने इसी समय एक अन्य जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मीटिंग बुलाना चाहा, इसलिए हम लोग इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। और ये कार्टेजेना कनाडा में हुआ था। इसमें बहुत सारी बातें निकल के आई है, आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। इसके बाद 2010 में जो COP10 का मीटिंग हुआ था, ये हुआ था नगोया जापान में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग था, कॉन्फ्रेंस था। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए, इसे भी हम लोग आगे देखेंगे। 2012 में COP11 हुआ था और ये पहली बार भारत में हुआ था, हैदराबाद में। तो आपका बस ये हैदराबाद भारत में हुआ था, इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ऐसे इसमें कुछ विशेष ऐसे चीज़ें सामने उभर कर नहीं आई थी जो कि आपको याद रखना है। बस आप ये याद रखें कि 2012 में जो COP11 था वो आपका इंडिया में हुआ था और कहाँ, हैदराबाद में। 2020 में लास्ट ईयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी COP हुआ था, मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2। ये आपका ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, कोविड को देखते हुए ऑनलाइन किया गया था। और 2021 में जो प्रस्तावित है COP15, ये आपका कुमिंग चाइना में प्रस्तावित है। और ये कब होने वाला है, 11 से 24 अक्टूबर के बीच में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि अक्टूबर 2021 में कुमिंग चाइना में अभी नेक्स्ट COP का मीटिंग होने वाला है। और ये कौन सा होगा, COP15। मैंने बताया कि 2 साल में एक बार होता है। तो ये प्रथा जो है 1996 के बाद से चालू हुआ। मीन्स 1996 के पहले जो 2 मीटिंग हुआ था, 94 और 95 लगातार हुआ था। मीन्स 94 में पहला हुआ था, 95 में दूसरा हुआ था, 96 में तीसरा हुआ, और इसके बाद से 2-2 साल के बाद ये मीटिंग होने लगा। ठीक है, XCOP1 और XCOP2 ये इसका एक्सेप्शन है। समय की मांग को देखते हुए इन दोनों COP का आयोजन किया गया था और कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। ठीक है, तो अब हम लोग कार्टेजेना समझौता इस पर बात करते हैं। ये क्या है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता या प्रोटोकॉल है। मीन्स इस समझौते में कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए थे जिसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया और 11 सितंबर 2003 को यह प्रभावी हुआ। मीन्स 29 जनवरी 2000 को यह स्वीकार किया गया और 11 सितंबर 2003 को यह प्रभावी हुआ। ठीक है, अब तक 173 देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन कर दिया गया है, रेटिफिकेशन कर दिया गया है। भारत ने 23 जनवरी 2003 को इसका अनुसमर्थन किया है। आप ये ध्यान में रखेंगे कि भारत ने 2003 में इसका अनुसमर्थन किया है, पर इसे स्वीकार कब किया गया था, तो कार्टेजेना का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी समय 2000 में इसे स्वीकार किया गया था। जो सबसे रिसेंट जो कंट्री है जिसने इसका अनुसमर्थन किया है वह है सिएरा लियोन। लास्ट ईयर इसने इसे रेटिफाई किया है। और इस कार्टेजेना समझौता के उद्देश्य क्या क्या है, तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवों या फिर जीवित संवर्धित जीव, जिसे हम लोग LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करना, ताकि जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और मानव स्वास्थ्य को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचे। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो, इसे मैं थोड़ा अच्छे समझाता हूं कि जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक प्रजाति के किस्म से हम लोग उसके एक अलग किस्म का जो है वो ईजाद करते हैं, नया किस्म बनाते हैं। तो इस तरह से आनुवांशिक किस्म का जो जन्म होता है, जिसे हम लोग संशोधित जीव या जीवित संवर्धित जीव कहते हैं, ये आपके जो जैव विविधता के लिए कोई खतरा ना बन जाए। ऐसा ना हो कि जो हम लोगों ने डेवलप किया और वो जो किस्म है उससे किसी तरह का हार्म होने लगे, वह किसी और प्रजाति को जो है खतरा पहुंचाए, नष्ट करने लगे।
साथ में वो जैव विविधता के प्रति जो है प्रतिकूल प्रभाव डाले और मानव स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाए, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कार्टेजेना समझौता किया। और इसमें दो चीज़ें जो है वो हम लोगों के सामने उभर के आई, जिसमें कि एक एग्रीमेंट बनाया गया और एक मैकेनिज्म का जो है वो ईजाद किया गया। ये एग्रीमेंट क्या था कि इसे हम लोग एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, AIA। इसमें क्या कहा गया कि विभिन्न देशों के बीच जीवित संवर्धित जीव मीन्स LMO के आयात और निर्यात की प्रक्रिया और सुरक्षा संबंधी मानक तय करना। ठीक है, मीन्स अगर आप कोई ऐसा किस्म डेवलप करते हैं और किसी और कंट्री को आप निर्यात करते हैं, तो आपको ये एग्रीमेंट जो है इस पे साइन करना होगा। इसके तहत क्या होगा कि जो जीवित संवर्धित जीव के निर्यातकर्ता देश हैं, मीन्स जो एक्सपोर्टर कंट्री है, को उससे संबंधित सारी जानकारी आयातकर्ता देश को देनी पड़ती है कि मीन्स आपने उसे कैसे बनाया, आपने किस किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, किस किस मैकेनिज्म को यूज़ किया, वो सभी जानकारी आपको जिस भी देश को आप निर्यात कर रहे हैं उसे देना पड़ता है। और इसके बाद आयातकर्ता देश पे ये निर्भर करता है कि वो उसे खरीदे या नहीं। ठीक है, मीन्स आपने अगर कोई चीज़ बनाया है किसी ऐसे किस्म से किसी दूसरे किस्म को जिससे कि उसका पैदावार बढ़ जाता है, मान लीजिए आपने फसल का ही धान का ही कोई नया किस्म बनाया है जिससे कि उसका पैदावार बढ़ जाता है और आप उसे किसी और कंट्री के साथ साझा कर रहे हैं, तो आपको इस एग्रीमेंट को साइन करना होगा और उससे संबंधित सारी जानकारी जो है उस जो आयातकर्ता देश है उसे देनी पड़ती है। और उसके बाद ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उस जो आपके प्रोडक्ट को वो खरीदता है कि नहीं खरीदता है। ठीक है, इसके बाद एक मैकेनिज्म बनाया गया, एक तंत्र बनाया गया जिसे हम लोग बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस का नाम देते हैं। इसके अंतर्गत जैव सुरक्षा के लिए साझा किए गए जो जीवित संवर्धित जीवों से संबंधित जानकारी का सत्यापन करना होता है, जिससे पक्षकार देशों द्वारा प्रोटोकॉल में कही गई बातों को बेहतर पालन किया जा सके। मीन्स जो भी आपने जानकारी साझा किया है वो कहीं ना कहीं तो वेरीफाई किया जाएगा, तो इसको वेरीफाई करने के लिए एक बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस बनाया जाता है कि जो भी आयातकर्ता देश है वो उस जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसका इस क्लियरिंग हाउस को भेजेगा सत्यापन करने के लिए कि जो भी जानकारी इससे रिलेटेड हमको दी गई है क्या वो जानकारी सही है। अगर वो उसको क्लैरिफाई करता है, सत्यापित करता है, तो ही वो आयातकर्ता जो देश है उसको खरीदेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो भी किस्में आप बनाओगे उसमें आप इस बात को मान के चलोगे कि इसका जो कोई प्रतिकूल प्रभाव जो है वो जैव विविधता पे ना पड़े और साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य पे भी उसका कोई प्रतिकूल जो असर ना हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ बनाने गए और कुछ ऐसी चीज़ें बन गई या कोई ऐसा वायरस डेवलप हो गया जो कि इस पूरे जैव विविधता को ही नष्ट करने में लगा हुआ है। जैसे कि आज के समय में आप कोरोना को ही ले लें, तो ये नहीं बता रहा है कि किसने इसे बनाया, पर कर तो यही रहा है कि ये पूरे जैव विविधता पर एक प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो यही था कार्टेजेना समझौता। इसमें आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये कार्टेजेना समझौता किस लिए किया गया था। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे नगोया प्रोटोकॉल। तो नगोया प्रोटोकॉल क्या है? तो CBD का जो 10वां सम्मेलन हुआ था जापान के नगोया के आइची नामक स्थान में, वहीं पर इस प्रोटोकॉल को बनाया गया था। और ये कब हुआ था? 18 से 29 अक्टूबर 2010 के बीच में। इस सम्मेलन के समाप्ति पर नगोया प्रोटोकॉल जारी किया गया था, जो आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के स्वस्थ एवं समान बंटवारे से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि जो CBD का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव, जो 3 ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था, उसमें जो तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो युक्ति युक्त बंटवारा होता है आनुवांशिक संसाधनों का यूज़ करके, उपयोग करके जो आप लाभ कमाते हैं, उसका स्वस्थ एवं समान बंटवारा जो है वो सारे सदस्य राष्ट्रों में होना चाहिए। भारत ने मई 2011 पर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उसे देख लें कि द नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity। मीन्स जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज़ करके जो भी आपने बेनिफिट्स लिए, उस बेनिफिट्स को आपको क्या करना है? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना है दूसरे राष्ट्रों के साथ में, और केवल उसे अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। ठीक है, इसी सम्मेलन में 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया और 2011 से लेकर 2020 की अवधि को जैव विविधता दशक बनाने का भी निर्णय लिया गया। ठीक है, मीन्स 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष और 2011 से लेकर 2020 के जो 10 साल का अवधि है उसे हम लोग जैव विविधता दशक मनाएंगे, इसका निर्णय लिया गया।
इसी सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया गया कि अभी तक का प्रयास काफ़ी नहीं है, मीन्स जैव विविधता को बचाने के लिए, इसको संरक्षण के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं वो काफ़ी नहीं है, और जो भी लक्ष्य हमने तय किए थे वो पूरे नहीं हो सके। अतः आगे की रणनीति बनाई गई। आगे की रणनीति क्या है? तो दो तरह की रणनीति थी, लघु रणनीति और दीर्घ रणनीति। लघु रणनीति था 10 वर्षों के लिए और इसकी अवधि 2020 तक के लिए थी, और इसमें 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को जो है रखा गया, जिसे हम लोग आईची लक्ष्य कहते हैं। क्योंकि आईची नामक स्थान पे ये हुआ था, इसलिए हम लोग इसे आईची लक्ष्य कहते हैं, और इसमें 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को रखा गया था। और दीर्घ रणनीति में जो बनाया गया था, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसे 2050 तक की अवधि के लिए हमें रखा गया है कि 2050 तक की अवधि तक हमें इसे पूरा करना है। मीन्स दो तरह के गोल बनाए गए थे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म गोल है 10 वर्ष की अवधि के लिए, वो 2020 तक के लिए वैलिड था, और इसमें 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाए गए थे, इसे हम लोग आईची लक्ष्य कहते हैं। तो आईची लक्ष्य क्या है? 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को 5 रणनीतिक शीर्षकों में विभाजित किया गया, और ये 5 रणनीतिक शीर्षक कौन कौन से हैं? तो आप देखिए, पहला है जैव विविधता ह्रास के कारणों को मुख्य धारा में लाना और सरकार व समाज को उससे अवगत कराना। मीन्स जैव विविधता का ह्रास के जो कारण है उसे हमें मुख्य धारा में लाना है, और सरकार और समाज को दोनों को उससे अवगत कराना है। दूसरा था जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना और उसके सतत उपयोग को बढ़ावा देना। मीन्स हम वनों की अंधाधुंध कटाई ना करते जाएं, हम इस तरह से उसका उपयोग करें कि उसका सस्टेनेबल यूज़ हो सके। सस्टेनेबल यूज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज की पीढ़ी भी यूज़ करे और भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए उसका यूज़ किया जाए, ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रह सके। पारितंत्रीय, प्रजातीय और आनुवांशिक विविधता का संरक्षण कर जैव विविधता को उन्नत करना, ये इसका तीसरा जो शीर्षक था, रणनीतिक शीर्षक ये था। चौथा था जैव विविधता और पारितंत्रीय सेवाओं से प्राप्त लाभों को बढ़ाना, जो भी लाभ हो रहे हैं उससे उसको बढ़ाना। और साथ में 5वां है सहभागिता मूलक योजना निर्माण, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण द्वारा नीतियों के क्रियान्वयन को आसान बनाना। तो ये 5 जो है रणनीतिक शीर्षक थे, इसको आपको याद नहीं रखना है। मेंस के एग्जाम के लिए आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। आप बस ये याद रखें प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें 5 रणनीतिक शीर्षक बनाए गए थे, और इसी 5 रणनीतिक शीर्षकों के अंतर्गत जो है 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को रखा गया था। ये 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य कौन कौन थे? तो पब्लिक अवेयरनेस, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी अंडरस्टूड, रिमूवल ऑफ परवर्स इंसेंटिव्स। तो इस तरह से आप देख लेंगे इसमें कि आपको पॉल्यूशन भी है, स्पीसीज भी है, प्रोटेक्टेड एरियाज भी है, इकोसिस्टम सर्विसेज भी है। तो इस तरह से 20 जो है 20वां जो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी है। तो इस तरह से 20 जो है ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसे कि 10 वर्षों की अवधि के लिए बनाया गया था। तो आपसे एग्जाम में आईची लक्ष्य के बारे में पूछा जाएगा कि आईची लक्ष्य जो है कब जो है किस सम्मेलन में लिया गया था? तो नगोया सम्मेलन में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? तो 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसको कि हम लोग 5 रणनीतिक शीर्षकों के अंतर रखते हैं। ठीक है, तो यही अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए थे। अब अगले क्लास में भारत के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसे हम लोग देखेंगे। आप लोगों को ये पूरा वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स में हमें ये सुझाव मिला है कि हम इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएं। तो मेरा ये मानना है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हर एक क्लास के अंत में ना लाके, अगर ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है और इकट्ठे मैं आपको अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता हूँ, जिससे कि ये पूरा का पूरा वीडियो के हर एक टॉपिक को वो कवर कर ले, तो मैं मानता हूँ कि वो आपका एक समग्र तैयारी हो जाएगा। और एग्जाम के समय में इस वीडियो को आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हुए ही आप पूरे चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो अगले क्लास में मैं बायोडाइवर्सिटी का जो लास्ट पार्ट होगा, वो जैव विविधता का लास्ट क्लास होगा, वो उसके बाद की क्लास में मैं आपको इस पूरे टॉपिक का मीन्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के से मिला के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएंगे वो मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाए। तो आप इसी तरह से कमेंट्स में बताते रहें कि जो है क्या और सुधार हम कर सकते हैं और अगला टॉपिक हम कौन सा लें, ये भी आप हमें बताएं, जिससे कि अब तो हमारे पास टाइम है, तो हम आराम से जो है चीज़ों को धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जब धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ जो है वो हमारे मेंस के लिए भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, और जो भी टॉपिक हमारे मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी है वो उसकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। आप इसे शेयर ज़रूर करें दोस्तों से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। क्योंकि इन्वायरमेंट का मैं देख रहा था कि कहीं भी अच्छा मटेरियल जो है या फिर वीडियो क्लासेस वो अवेलेबल नहीं है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लाभ मिल जाए उतना अच्छा होगा हमारे लिए, और हमें भी एक इंकरेजमेंट मिलता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इसे देख रहे हैं तो हमें अगला वीडियो जो है जल्दी लाना चाहिए, जिससे कि लोग जो है और अधिक इसका फ़ायदा उठा पाएँ।
तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बने रहिए हमारे साथ।